हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। और हम लोग उसके जो है MCQs कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न वो बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपको नीट की दृष्टि से ना, आपकी नर्सिंग के या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और ये कंपलसरी जो नीट का सिलेबस है वो NCERT का सिलेबस है। और जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बाद में क्या है, आए हुए क्वेश्चंस को बार बार अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो भी क्या है इन प्रश्नों को देखें। और सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आते हैं आपके GS में, और नीट वालों के लिए तो ये 100% कंपलसरी है ही। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जो है नीट जो है क्रैक करने के लिए NCERT को पढ़ना ही पड़ेगा। और बेटा जितना ज़्यादा आप NCERT को पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, क्योंकि आप थ्योरी तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे मीडियम हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम ही होते हैं। तो जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मेन एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो है आंसर देना बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से होनी ही चाहिए। तो आइए हम लोग जो है अब चालू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम लोग अभी केवल आधा चैप्टर पढ़े हैं, इसके बाद फिर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और ये MCQs नंबर है हमारे पास 4th। तो आपको वही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लाइन टू लाइन NCERT की लाइन पे लाइन, हर लाइन एक क्वेश्चन है उससे बना के दिए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और क्वेश्चन करने से मन भी लगता है, अगर आप थक गए हैं पढ़ने से तो वीडियो देखने लगिए, क्वेश्चन करिए, देखिए आपका मन भी लगने लगता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते चले जाना, वो भी बायोलॉजी जैसे लेंथी सब्जेक्ट में ना, तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। तो आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, उस पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप पहुँचिए। प्लेलिस्ट में आपको पहुँचना है क्लास 11th की बायोलॉजी फॉर नीट, बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th। तो उसमें आपको पुरानी वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब हर रोज़ एक वीडियो किसी न किसी हाल में ज़रूर अपलोड होती है, तो आप लोग उसको देखा जरूर करिए। चलिए अब हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है कि ताकि आपका समय जो है बेकार ना हो, हम आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन ही करवाते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। आइए बच्चों देखते हैं। सुबह का मौसम है, ठंडी ज़्यादा है, टेम्परेचर 8 के 10 के आसपास है, कोहरा ज़्यादा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे अच्छा मौसम क्या हो सकता है। आइए, थोड़ा लाइट भी आज कम है तो प्रयास करिएगा देखने का। पर्यावरणीय उद्दीपन मतलब एनवायरमेंटल स्टिमुलस हो सकते हैं। पर्यावरणीय क्या होता है, हमारे पास एनवायरमेंटल स्टिमुलस पहले समझ लीजिए कि उद्दीपन, जैसे हम किसी को स्टिमुलस देते हैं कि उद्दीपन, उसमें झटका लगे, उसमें वो हो जिससे हम क्या हो, प्रभावित हो, जो हमको क्या चेतना दे दे। जैसे बैठे हैं कहीं पे, आग में पैर पड़ गया, छटाक छोड़ जाते हैं, मच्छर काटा, फटाक से उसको मार देते हैं। कोई आँख ऐसे खुली, कुछ ऊपर से गिरा, फट से ऐसे कर लिए, सामने कोई आया वो हो गया। तो पर्यावरणीय उद्दीपन वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस है पर्यावरणीय उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब जो आपको क्या है, समझ लो, स्टिमुलस उद्दीपन दे कि आप क्या हो जाए, सचेत हो जाइए। तो वो भौतिक हो सकता है कि रासायनिक हो सकता है कि जैविक हो सकता है कि सभी हो सकता है। भौतिक का मतलब वो फिजिकल बेटा, रासायनिक का मतलब केमिकल, और जैविक का मतलब क्या होता है हमारे पास, बायोलॉजिकल। हिंदी में आप लोगों की डिमांड के अनुसार हमने हिंदी में बहुविकल्पी कर दिया कि ताकि सारे बच्चों को जो है हिंदी में भली भांति अच्छे से समझ में आए। आप नीट का एग्ज़ाम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कई लैंग्वेजेस में होता है बेटा। हिंदी मांगेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का आएगा, इंग्लिश सबके साथ रहता है।
तो अगर इंग्लिश मांगते हैं तो केवल इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा, नहीं तो हिंदी मांगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों का रहेगा, तो दोनों देख के आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा पर्यावरणीय उद्दीपन भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया, सभी, मतलब ऑल करेक्ट हैं, क्योंकि हम भौतिक विधियों के द्वारा भी जो है प्रभावित हो सकते हैं, हम केमिकल के द्वारा भी प्रभावित हो सकते हैं, हम बायोलॉजिकल भी प्रभावित हो सकते हैं ना। हमको धूप ज़्यादा लग रही है तब भी हम प्रभावित होंगे, हमको जो है एसिड रेन हो रहा है, ठंडी गर्मी ज़्यादा बरसात है, सब ना ताप कम ज़्यादा है उससे भी प्रभावित होते हैं। ये सब क्या है, भौतिक है। केमिकल क्या है कि हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, 100% हम लोग केमिकल्स के ही बने हैं, हमेशा केमिकल रिएक्शन होती ही रहती है ना। एसिड रेन होता है तो उससे भी हम लोग प्रभावित होते हैं। बायोलॉजिकल क्या है, हम जो है पेड़ पौधों से प्रभावित होते हैं, जंतुओं से प्रभावित होते हैं, मच्छर से प्रभावित होते हैं, कीट पतंगों से। बेटा हमारे आसपास जो कुछ भी है हम लोग सबसे प्रभावित होते रहते हैं। आप इस चीज़ को क्लास 12th में इकोलॉजी में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम से एंड ऑर्गेनिजम एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब पारिस्थितिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या है, जीव का उसके जीव से, एक जीव से तथा जीव का उसके क्या है, पर्यावरण से पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आप 12th में इसको पढ़ेंगे। और ये चाहे जो एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी सबसे टफ इकोलॉजी ही है, और नीट में तो सब कुछ है ही, इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आते हैं, सभी जीवों का सुस्पष्ट पेचीदा लक्षण है। स्वजीव का लक्षण क्या होता है, तो आपसे पूछेंगे, तो जैसे हम लोग 9th 10th में पढ़े थे, एक सामान्य जो है हम लोग पूछेंगे किसी से कि भैया सजीव कैसे जानेंगे सजीव होता है, तो कहेंगे सजीव में गमन होता है, सजीव क्या पाचन करता है, सजीव क्या करता है, श्वसन करता है, सजीव क्या है, बच्चे पैदा कर सकता है, तो ये सब वो बोलेगा। लेकिन हम लोग हैं नीट वाले, हम लोग बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं, डीप गहराई में पढ़ते हैं, तो बेटा सभी जनन नहीं करते हैं, तो सुस्पष्ट नहीं हुआ। फिर सुस्पष्ट नहीं हुआ, सभी वृद्धि करते हैं, सभी वृद्धि नहीं करते हैं, सभी सजीवों में पाचन होता है, नहीं, सभी सजीवों में पाचन नहीं होता है। कुछ सजीव क्या है, जैसे हमारे ही अंदर क्या है, फ्लैटवर्म, चपटे कृमि, सीधे एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। क्या है बेटे, सीधे एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। सुस्पष्ट का मतलब है जो सजीव को निर्जीव से अलग कर दे। हाँ, सजीवों के लक्षण हैं सब, लेकिन सजीवों का सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। तो सुस्पष्ट लक्षण कौन सा है आपको ये बताना है। आपके दिमाग में बेटा जो आ रहा होगा पाचन, ये सुस्पष्ट लक्षण नहीं है, श्वसन, सर्कुलेशन, ब्लड, ये सब क्या है, सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। तो हमारे पास सुस्पष्ट लक्षण होता है, देखिए, वृद्धि, जनन, उपापचय की संवेदनशीलता। वृद्धि को हम लोग बोले हैं ग्रोथ, जनन को क्या, रिप्रोडक्शन ना, उपापचय को मेटाबॉलिज्म, और संवेदनशीलता को कॉन्शियसनेस। तो बेटा आप भी पढ़ चुके थे, हमने आपके पीछे पढ़ाया है कि संवेदनशीलता ही क्या है, सुस्पष्ट लक्षण है। तो क्या कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर, जो कि सजीव को निर्जीव से अलग करता है, ये बताता है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव। डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ क्या है, लिविंग्स, तो हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। एग्जाम में जो है दिमाग मतलब लगाइएगा कि सोचने लगी, पाचन भी है, ये भी है। हाँ, लक्षण है सजीवों का, लेकिन सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। स्वाहा। तो संवेदनशीलता का अर्थ है, संवेदनशीलता का अर्थ है हमारे पास क्या होता है, ये क्या, उद्दीपनों से प्रभावित होना। हाँ, जो हमारे पास उद्दीपन थे, उद्दीपन क्या हो सकते हैं, देखो, भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये सब क्या है, उद्दीपन हो सकते हैं। उद्दीपनों से प्रभावित होना कि प्रतिक्रिया देना, कि दोनों, कि कोई भी नहीं। तो बेटा संवेदनशीलता वही होता है कि हम भौतिक उद्दीपनों से प्रभावित हों और प्रतिक्रिया दें, रिस्पॉन्स दें। मच्छर हमको काटा, चटाक से मारते हैं, रिस्पॉन्स दिए। धूल पड़ी, खट्ट से आंख बंद किए, रिस्पॉन्स दिए। कहीं छू गया आग में, कील में, कांटे में, खुद से क्या है, प्रतिक्रिया दिए। तो वो चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, सभी सजीव क्या है, प्रभावित होता है। सभी सजीव पर्यावरण उद्दीपनों से प्रभावित होता है और प्रतिक्रिया भी देता है। ऐसा मत सोचना कि पौधे प्रतिक्रिया नहीं देते, पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं, केमिकल्स निकालते हैं, ना इधर उधर हिलते डुलते हैं, तो वो भी प्रतिक्रिया देते हैं। तो याद रखिएगा, उद्दीपनों से प्रभावित होना तो सही ही है और साथ में प्रतिक्रिया देना भी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड।
तो क्योंकि लिखा है थर्ड सी में, देखो लिखा है ना कि दोनों, दोनों का मतलब ये और ये दोनों। आपके ऑप्शन में दोनों अगर लिखा है तो उससे वो आगे वाले जो दो हैं, यही आगे वाले दो हैं, उद्दीपनों से प्रभावित होना तथा प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स देना। कोई भी निर्जीव रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, लेकिन सजीव रिस्पॉन्स दे सकता है। जो लिविंग होते हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। हम कहते हैं ना, अरे यार रिएक्ट कर रहे हैं। कुत्ते को डांटोगे, कुत्ता पक्का भौंकेगा। चेयर को डांट के दिखाओ, मोबाइल को डांट के दिखाओ, वो कुछ भी नहीं करने वाला है। तो जो बेटा हमको रिएक्शन दे ना और हमसे प्रभावित हो वही सजीव है। तो पर्यावरणीय उद्दीपनों से जो प्रभावित होगा ना, और क्योंकि पर्यावरण में हम भी हैं, प्रतिक्रिया देना, तो ये क्या हो गया, दोनों सही हो गया। दीप्ति काल बेटा ये बहुत ज़रूरी है। दीप्ति काल, फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब कितने समय तक क्या है लाइट मिल रही है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने क्या अभी देखा कि सूरज निकलने से पहले कैसे हमारे पास जो है पशु पक्षी जो है चीखने चिल्लाने लगते हैं, चिड़िया गाने लगती है, चहचहाने लगती है ना, गाय ओ करके बुलाने लगते हैं। कैसे भैया, इफेक्ट ऑफ लाइट है। सूरज नहीं निकला है फिर भी देखिए अंजोरा होता है ना, फिर भी ऐसा लगता है कि सवेरा हो रहा है ना, तो उनको ड्यूरेशन पता चलता है लाइट का। तो हमारे हर जीव जो है इफ़ेक्ट ऑफ क्या है, लाइट से प्रभावित होता है। किसी को लाइट कम मिलती है, किसी को ज़्यादा। तो जब ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे, जिस पे क्या है प्रकाश के समय सीमा का, प्रकाश क्या है कि टाइम का कितनी देर तक प्रकाश में, उससे प्रभावित हो तो उसे हम फोटो पीरियड्स कहते हैं। फोटो पीरियड्स कहते हैं। देखिए ठंडी में गेहूं ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है, कम रहता है। लाइट मिलने का समय कम रहता है, रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है। गर्मी में मैंगो वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनमें को लाइट ज़्यादा चाहिए, उनको हीट ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्या है ठंडी में नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि धान जो है गर्मी में होता है, बरसात में होता है, उमस में, उमस न गर्मी ही रहती है, उस समय बारिश होती रहती है, लेकिन गर्मी में ही बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई के बाद गर्मी चली जाती है। तो वहाँ पे मतलब कि ड्यूरेशन उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम उसको लॉन्ग डे प्लांट और क्या है शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। ऐसे जंतुओं में भी होता है कि जिनको अपना जनन करने के लिए, जीवित रहने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती हो, उसे हम लॉन्ग डे क्या है ऑर्गेनिजम्स या लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और जिनको कम लाइट की ज़रूरत हो उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि रात की ज़रूरत नहीं है, रात की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनको अंधेरा नहीं चाहिए, उनको अंधेरा चाहिए ना। इसीलिए तो कम लाइट मतलब ज़्यादा रात, और ज़्यादा रात का मतलब कम लाइट। तो जब लाइट ज़्यादा है तो रात कम, और जब रात ज़्यादा है तो लाइट कम। तो इसीलिए एक को पैरामीटर मान लिए कि क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट फोटो पीरियड्स होता है। बाकी आप समझ गए होंगे, अभी ये सिलेबस में आगे आने वाला है तो उसको पढ़ाएंगे हम लोग फिर से। तो दीप्ति काल फोटो पीरियड्स किसके जनन को प्रभावित करता है, तो याद रखना बेटा फोटो पीरियड्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट। हमारे यहाँ देखिए जब धूप नहीं लगती है, अगर पाला मार जाए तो आलू क्या है पैदा नहीं होगा। बहुत सारे फूल मुरझुरा जाते हैं, बहुत सारे फूलों में फल नहीं लगता है, बहुत से हमारी फसलें क्या है खराब हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि उनको लाइट चाहिए, उनको प्रकाश चाहिए। तो किनके जनन के लिए, मौसमी प्रजकों के लिए। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसमी प्रजकों के लिए, प्रजक मतलब जो प्रजनन करते हैं ना, उनके लिए, जो बच्चे पैदा करते हैं। मौसमी जंतु प्रजकों के लिए, मौसमी क्या है पादप, सॉरी बेटा यहाँ पे होना चाहिए पादप, यहाँ पे मौसमी क्या है पादप, प्रजकों के लिए या कोई भी नहीं। अब यहाँ पे मामला गया फंस, क्योंकि बेटा ये बताइए अगर यहाँ सभी होता तब तो ये करेक्ट हो जाता, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, 4th नंबर का आपका ऑप्शन सही माना जाता। क्योंकि मौसमी प्रजकों के लिए भी चाहिए, वो प्रजक कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी। कुछ भी का मतलब प्लांट और एनिमल्स, पौधा या कोई भी जंतु हो सकता है।
और ये मौसमी प्रजकों का मतलब जंतु प्रजक मतलब जंतु ही हो सकता है, और मौसमी पादप प्रजकों का मतलब पादप प्रजक हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो, देखो मौसमी प्रजक हो सकता है, मौसमी पादप क्या है, मौसमी जंतु प्रजक तथा मौसमी पादप प्रजक हो सकता है। हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके लिख दिया गया है मौसमी प्रजकों, और यहाँ पे कर दिया है कोई नहीं। इसकी कोई नहीं की वजह से ये ऑप्शन क्या है, बदल गए। इसलिए आपको 4 के चारों आंसर पढ़ने हैं, पहले 4 के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं बेटा, उसके बाद आंसर लगाना है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे पास कंसेप्चुअल है। तो आपको कंसेप्ट, आपको बेस पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप ऑब्जेक्टिव करना नहीं सीखेंगे तो, क्योंकि आजकल सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। यूपीएससी और क्या है, यूपीपीएससी का छोड़ करके, वो भी किसमें, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस में। आपको एक ही पेपर देना है और सेलेक्ट होके चले जाना है। अब तो ग्रेजुएशन में भी ऑब्जेक्टिव होने लगा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट टू कंसेप्ट एक एक लाइन याद हो जाती है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेटा कोई नहीं हो गया, तो अब बताइए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कोई नहीं, जबकि सही है तीनों। अगर सही यहाँ सभी लिखा होता कि सभी, तब तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तीनों सही हैं, लिखे हैं कोई नहीं। अब क्या करें, तो बेटा मौसमी जंतु प्रजकों और मौसमी क्या है, पादप प्रजकों, दोनों को मिला के क्या कह दिया गया है, मौसमी प्रजकों। वो चाहे जंतु हो, ये प्रजक क्या हो सकता है, ये प्रजक एनिमल हो सकता है, ये प्रजक और क्या हो सकता है, ये प्रजक प्लांट हो सकता है। तो यही तो लिखा है, मौसमी प्रजकों तथा जंतु प्रजकों, मौसमी क्या है, पादप प्रजकों। इसलिए मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर ये है, कोई आप नहीं कर। जब तीनों आंसर आपके सही हैं और चौथा आंसर में क्या है, कोई नहीं लिखा है, तो कौन करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द करेक्ट है उसमें एक सभी लिखा होता है, तब तो यहाँ पे सभी पक्का हो जाता है। इसलिए मेरी दृष्टि से एग्ज़ाम की जो है वहाँ से आइडिया से ये पता चलता है कि ये मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर है और आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ हो, क्योंकि बेटा हम लोग 40-50 साल से वही पढ़ रहे हैं। आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं 150 साल पर से पढ़ रहे हैं, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हनुमान जी के ज़माने से, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, संजीवनी बूटी के ज़माने से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कहें तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, 150-200 साल से पुरानी ही। किडनी 40 साल पहले भी वहीं थी, आज भी वहीं है। लीवर 50 साल पहले भी वहीं था, आज भी वहीं पे है। बस सिलेबस को थोड़ा बढ़ाया थोड़ा घटाया जाता है। ऐसा नहीं कह देंगे कि अब भैया हमारे पास हार्ट राइट साइड पाया जाएगा। हाँ, कभी कभार 10 लाख में एक आध आदमी का हार्ट राइट साइड पाया जाता है, जिसे डेस्टोकार्डियम कहते हैं। वो एक डिजीज़ है, बीमारी है। हार्ट को राइट साइड पाना क्या है, वो बीमारी है जिसका नाम है डेस्टोकार्डियम। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसका वो नेचुरल हैबिटेट है, शुरुआत से ही आया है। लेकिन 10 लाख में एक आध आदमी को हो सकता है। तो अस्पताल में आते हैं बेटा अचेत अवस्था में। अचेत अवस्था का मतलब कोमा, जिसको हम लोग कहते हैं कोमा में चला गए हैं। कोमा का मतलब अचेत हैं, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं। शुद्ध बुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि बेहोश है का शुद्ध बुद्ध कहते हैं, सब खोए बैठे ना। अचेत का मतलब है आपको कोई चिरकोटी काटे, आपको कोई धूल मारे, आपको कंकड़ मारे, आपको चाकू घोंपे, आपको काट दे, आप कुछ कर नहीं सकते, नो इफेक्ट। क्योंकि कोमा के पेशेंट को कहा जाता है ब्रेन डेड, जिसका क्या है, मृत मानसिक है। क्या है, मानसिक रूप से मृत है। मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना या मानसिक रूप से बीमार आदमी दूसरा होता है, लेकिन मानसिक रूप से मृत अगर कह दिया जाए, ब्रेन डेड, तो इसका मतलब वो कोमा में है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जो हम डिस्टर्ब लोग होते हैं उसमें क्या होता है, दिमाग कम काम करता है या ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मानसिक रूप से बीमार होने का मतलब पागल भी नहीं होता है, याद रखिएगा। किसी को मानसिक रूप से बीमार का मतलब, जैसे आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, तमाम बीमारियां होती हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है, उसका भी इलाज होता है। लेकिन ब्रेन डेड का मतलब एकदम से कोमा में, कोई भी बॉडी का फंक्शन अपने से काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या कहते हैं, अस्पताल में अचेत अवस्था में मतलब कोमा में लेटा व्यक्ति होता है। बताइए क्या, जीवित, मृत कि पागल कि कोई भी
नहीं। तो बेटा क्या होता है बताइए, मृत होता है क्या? नहीं, उसको हम लोग क्या मानते हैं? जीवित होता है, मृत नहीं। पागल की तो बात ही छोड़ो, ये कोई नहीं। क्यों जीवित? इसलिए है कि जब तक हार्ट बीट चलती रहेगी बेटा, जब तक हार्ट बीट चलती रहेगी तब तक उसको हम लोग क्या कहेंगे? सजीव मानते हैं। मतलब वो जीवित है, सजीव तो था ही, वो क्या है? जीवित है। तो इसीलिए इसको इसलिए बताया गया कि हमारे पास जो संवेदनशीलता होता है उसी को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर कहा, उसी को हमने कहा कि सजीवों को परिभाषित करने वाला जो है यही एक ऐसा लक्षण है जो कि सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो पूछ लिया गया कि अच्छा ये बताइए, जब ये आपका सजीव का संवेदनशीलता ही विशिष्ट लक्षण है तो कोमा वाला पेशेंट में तो संवेदनशीलता रहता ही नहीं है। उसके साथ आप जो है जो कर दीजिए, उसको चिरकोटी काटिए चाहे चक्कू घोंपिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट खुद से काम नहीं करता है बेटा। और जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 6 महीना कोमा में थे, साल भर थे, 3 साल थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में लोग निपट जाते हैं, जिसकी कोई संभावना नहीं रहती कि हाँ वो सही होगा कि नहीं, क्योंकि न पाचन अपने से होता है, न रिस्पिरेशन अपने से होता है, न हार्ट बीट अपने से चलती है, सारा काम मशीनों की दम पे होता है और बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के बचने की संभावना नहीं होती है। बॉडी खुद से किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करती है, कोई उसमें रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सारे कंट्रोल हमारे पास किसके होते हैं? ब्रेन के पास होता है, और ब्रेन ही मृत होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ब्रेन की वजह से हो रहा है, और ब्रेन ही डेड तो सब कुछ डेड। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर बचा के रखते हैं, सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचा सकते हैं, फिल्मों में नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी चलाइए तो हेलमेट भी पहनिए, नहीं उससे भी बहुत भयानक झटके लगते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आइए, तो हम लोग बहुत पैसे वाले हैं बेटा, तभी जा कर के कुछ बच सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोमा वाला पेशेंट भैया जीवित होता है, मृत नहीं होता, उसका ब्रेन डेड रहता है। हार्ट बीट जब तक नहीं बंद होगी तब तक उसको जीवित कहेंगे, और जब हार्ट बीट बंद हो जाती है तो बेटा डॉक्टर क्लिनिकल डेड लिखता है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है? क्लिनिकल डेड, मतलब चिकित्सकीय रूप से मृत पाए गए या चिकित्सीय रूप से मृत है। वो ये भी नहीं लिखता कि डेड है, वहाँ पे लिखा जाता है क्लिनिकल डेड, क्लिनिकल डेड, चिकित्सकीय परीक्षण में मृत पाए गए, क्योंकि कभी कभार चमत्कार भी हो जाता है, भगवान फिर से जिंदा कर देते हैं। अच्छा, कोमा पेशेंट के हृदय, हार्ट न और फेफड़ों, लंग्स को चालू रखा जाता है किसकी मदद से? दवाइयों से? कभी नहीं। तुम चाहे जितना दवाई खिला दो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, अगर हार्ट और जो है अपने से फेफड़ा नहीं चलेगा तो इसलिए दवाइयाँ तभी पचेंगी, तभी होंगी। मशीनों से, विद्युत से, करंट लगा के ना, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। किसके द्वारा बेटा? मशीनों के द्वारा। उसके हार्ट को, पेशेंट के हार्ट को और फेफड़ों को क्या है, सारी शरीर की क्रियाएं मशीनों के द्वारा होती हैं। इसीलिए मैंने कहा था काफ़ी कॉस्टली होता है। तो कोमा वाला पेशेंट कैसे जीवित रहता है? मशीनों के द्वारा जीवित रहता है। तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं बेटा, अभी और भी देखेंगे। आप कहीं जाइए मत, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो पक्का ही कर दीजिए, और अपने सुझाव आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे दीजिए कि हमको क्या और करना चाहिए कि आपको वीडियो और अच्छी लगे, और हमको मोटिवेशन इससे मिलता है, हमारा और मन होता है पढ़ाने का। इसलिए प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको साइंस के सारे जो है टॉपिक्स मिलेंगे, वो चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायोलॉजी के हो। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत किससे की हैं? अपने क्या है फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम अभी बस 1 सेकंड में आते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में। आइए बच्चों, हम अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि जीव विज्ञान क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। तो इसमें कुछ और आपको भी जानना चाहिए कि जीव विज्ञान हमारे पास क्या है। पृथ्वी पर जैव विकास को गाथा है, जो पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा,
जैव विकास की गाथा, गाथा मीन्स क्या होती है? कहानी। ये कहानी है कि पृथ्वी पर भैया जीवों का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ क्या है? लाइफ, जैव विकास कैसे हुआ ऑन अर्थ। ये भी जीव विज्ञान हमको बताता है, क्योंकि हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो ये भी जानते हैं कि भैया कैसे ये जन्मा, कैसे पृथ्वी पर लाइफ आई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये भी हमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा भी क्या है? जीव विज्ञान का अध्ययन है कि कैसे जीवों का विकास हुआ पृथ्वी पर, यह भी जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, हाँ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पे हमारा जीवन कैसे चल रहा है उसके बारे में भी जो है, जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ते हैं ना, जो कहानी बताई जाती है, वो भी जीव विज्ञान ही है। तो जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है, ये तो है ही, लेकिन उस सजीव को ये भी जीव विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई ना, कहाँ पे हुई, और जो लाइफ अभी चल रही है वो कैसे चल रही है, कैसे निरंतर आगे बढ़ रही है, और सजीवों का तो है ही। तो अगर आपको ये 3 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं और क्या है उपरोक्त सभी, तो आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी वाला। पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा है, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है ये स्टोरी, और यहाँ पे लाइफ क्या है? स्टोरी ऑफ क्या है? लाइफ ये भी है, और सजीवों का अध्ययन न, स्टडी ऑफ लिविंग्स, मतलब सजीवों का अध्ययन है। सभी ऑप्शन सही हैं। अच्छा, जीव होता है क्या? याद रखिएगा, जीव होता है स्वप्रतिकृति, जो अपने आप को खुद से रिप्लिकेट करता है। एक जीव दूसरे जीव को बनाता है, अपने ही जैसे जीव को बनाता है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, विकासशील होता है, हाँ बेटा, सेल्फ इवॉल्विंग होता है, और स्वनियमनकारी, मतलब स्व रेगुलेटिंग होता है। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ये पढ़ाया है, तो इसका भी ऑल ऑप्शन सही हुआ। तो ये सब बेटा हम इसलिए इस तरीके से करवा रहे हैं कि ताकि आपको इसी बहाने ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। हम आपका यहाँ पर टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ये मेरा तैयार करवाने का तरीका है कि आप जो है क्वेश्चंस के बहाने चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चंस के बहाने चीज़ें आपको याद होंगी, क्वेश्चन भी करेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और आप इसको भली भांति क्या है अच्छे से समझ के पढ़ भी सकते हैं। एक याद करवाने का तरीका इसीलिए ताकि सारी चीज़ें देते हैं इस तरीके से कि बताइए जीव होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ताकि पता चल जाए कि हाँ जीव स्व क्या है प्रतिकृति करता है, स्व विकासशील है ना, और स्वनियमन खुद से अपने लाइफ को क्या है कंट्रोल करता है। तो हमारे पास ये क्या है सभी हो गया। अच्छा, वर्तमान भविष्य तथा भूतकाल के सभी सजीव एक दूसरे से संबंधित हैं। लो, जो वर्तमान में हैं वो भी किसी से संबंधित है, जो भविष्य में हमारे पास होने का वो भी हमसे संबंधित होगा, और जो हमारा बीत गया है वो भी हमसे संबंधित क्यों है? क्या हम एक ही भगवान की बनाई संतान है इसलिए? नहीं। तो हम लोगों को वो आध्यात्मिक हो गया, हम लोगों को टेक्निकल आंसर देना है कि हृदय से, क्योंकि सबके पास हृदय होता है ना, दिमाग से, क्योंकि सबके पास दिमाग होता है ना, ऐसा क्या आनुवांशिक पदार्थ के साझेदारी द्वारा कि जनन के द्वारा कि जनन करते हैं, इस वजह से एक दूसरे से संबंधित हैं। भैया बाबा ने बाबू को, बाबू ने हमको, और हमने फिर ने बेबी को जन्म दिया, तो क्या इसकी वजह से, जनन की वजह से एक दूसरे से संबंधित हैं कि हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ के साझेदारी के द्वारा कि क्या है दिमाग से कि हृदय से? नहीं बेटा, न हृदय से, न दिमाग से, न जनन के द्वारा, किससे? आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाँ, जाता सब में अलग अलग है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये जाता है, लेकिन हर जीव का अलग अलग, लेकिन सब में ये होता है जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ के साझेदारी के द्वारा। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल ना, वो पदार्थ जो हमारे क्या है माता पिता से लक्षण कहाँ पे? संतानों तक ले जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और कितने प्रकार के हैं बेटा? केवल 2, डीएनए और क्या है आरएनए। तो याद रखिएगा ये दोनों हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं। इसीलिए हम लोग ना कहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए से पता चल जाता है। तो भैया डीएनए ही हमारे पास क्या है जो हमको अपने पूर्वजों से, अपने आप से और भविष्य में आने वाली क्या है संतानों से जोड़े रखता है, संबंध क्या बनाए रखता प्रत्येक जीव का, वो क्या है जेनेटिक मटेरियल। और सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल ही बना है, याद रखिएगा ना। फिर वायरस, फिर बैक्टीरिया, और फिर सब हम सब बन गए। तो वायरस बैक्टीरिया हमारे दद्दू लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा यहाँ पे है, थोड़ा सा देखिएगा।
हम कोशिकाओं की संख्या कहाँ गिन सकते हैं, कहाँ गिन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हम कोशिकाओं की संख्या को कहाँ गिन सकते हैं, पता है? टेस्ट ट्यूब कल्चर में। टेस्ट ट्यूब कल्चर का मतलब होता है लैब वगैरह में जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं की संख्या को गिन सकते हैं बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जब उसमें जाइगोट में क्लीवेज होता रहता है ना, तब भी देख सकते हैं। तभी तो देखते हैं कि 16 से हो गया हमारे पास, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है तो उसको भी हम लोग कहाँ पे, लैब में देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया था, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। तो कहाँ पे, जहाँ पे हम कल्चर करते हैं, जहाँ संवर्धन करते हैं। कल्चर का मतलब जहाँ उनकी संख्या को हम बढ़ाते हैं, जहाँ पे उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो इसका हमने आंसर सीधे लिख दिया है, पात्रे संवर्धन में माइक्रोस्कोप के द्वारा गिन सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या गिनी जा सकती है, कोई भी गिन सकता है माइक्रोस्कोप की मदद से। अच्छा माइक्रोस्कोप ले करके। तो आपको वीडियो बेटा कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अपना सपोर्ट हमको बताए रखिए, अब ना अपना सहयोग दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस को लाते रहें। क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे तो हम लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो है कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का आधा पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और NCERT जरूर पढ़िए। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।